मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की पिक्चर पता लग गई तो आपके जरिए जो है हिसाब किताब के अच्छे हो सकते हैं। एलआईसी की क्या जेपी सेट और जेपी सेट से जुड़ता हुआ जेपी पावर और जेपी पावर से जुड़ता हुआ ये बोलियां। हाल ही में आपको देखने को ये मिला है कि वेदांता जो आईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टॉप के बैंक है, सबकी नज़रों में आ रहा होगा। यहाँ से हिस्सेदारी निकाल कर यस बैंक की ले ली, क्योंकि एसबीआई तो कोई याद करेगा नहीं, बड़ा बैंक है जो भारत की कई कंपनियों के अंदर अपना निवेश करता है। और उसकी निवेश की चीज़ें अगर हम देखें तो करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए तक की उसका जो है कंपनी हो सकती है। अब सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है अडानी ग्रुप का, यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस का। यानी कि अभी जेपी सेठ की पिक्चर खत्म नहीं हुई। हमें इन्वेस्टमेंट करने के तरीके समझने चाहिए, पर वो कोई आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि सब कहेंगे भाई एलआईसी ने एसबीआई यस बैंक के अंदर हिस्सेदारी लेगी, बहुत अच्छा हो गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की। सर देखो सर, यस बैंक के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर एलआईसी ने उसकी हिस्सेदारी ली, उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ली। दूसरा, एसबीआई के अंदर भी हिस्सेदारी ली। लेकिन क्या होता है कि सबकी नज़र जाएगी कि एलआईसी ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। सब ये देखेंगे क्योंकि छोटा शेयर है ना, पर ये नहीं देखेंगे कि एसबीआई के अंदर भी उसने हिस्सेदारी ली। उस समीकरण को भी आज हम समझेंगे। दूसरा बात करेंगे जहां वेदांता जेपी सेठ के लिए बोलीदाता सबसे बड़ा बनकर उभरा, उसके बावजूद भी उसकी झोली में जेपी सेठ अभी तक नहीं गई। दूसरा, बीच बीच में ऐसी ऐसी न्यूज़ भी आई कि ऋणदाता आपस में बातचीत करेंगे और अलग अलग तरीके से चीज़ें वो करेंगे, और जो भी 5 इसके अंदर बोली जाता है उनमें से किसी एक के लिए ये जो है कंपनी हो सकती है। अब सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है अडानी ग्रुप का, यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस का। यानी कि अभी जेपी सेठ की पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी जेपी सेठ की चल रही है और वहाँ अब अडानी का नाम आ रहा है। और उससे आपको देखने को मिला जेपी पावर फोकस में आते हुए देखने को मिला है। उस रणनीति को भी आज हम समझकर चलेंगे। यस बैंक में एलआईसी ने अपना स्टेक लिया, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो सर, एलआईसी जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा एक संस्थागत निवेशक है, डीआईज है, जो भारत की कई कंपनियों के अंदर अपना निवेश करता है। और उसकी निवेश की चीज़ें अगर हम देखें तो करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए तक की उसका निवेश है। एलआईसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि एलआईसी ने यस बैंक में लिया, एसबीआई में लिया तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा, नहीं। एलआईसी से हमें इन्वेस्टमेंट करने के तरीके समझने चाहिए, पर वो कोई आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि सब कहेंगे भाई एलआईसी ने एसबीआई यस बैंक के अंदर हिस्सेदारी लेगी, बहुत अच्छा हो गया। सबसे पहले थोड़ा सा समझो, पुरानी बातों को याद करो। मैं आपको बताता था कि एलआईसी जो है वो जब अपने यहाँ निवेश करवाता है, यानी कि पॉलिसी खुलवाता है, तो वो 20-20 साल की होती हैं, वहाँ जाके वो रिटर्न देता है। अब एलआईसी के पास जो भी निवेशक, जैसे हम हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, हमारी भी चल रही है ईएमआई, तो वो पैसा वो यहाँ की कंपनियों में लगा देता है अधिकतर, फिर उससे वो फ़ायदा उठाकर रिटर्न वापस करता है। यानी कि एलआईसी अगर किसी भी चीज़ के अंदर निवेश कर रहा है तो सबसे पहले अपनी आंखों को तेज करो। 1-2 साल के लिए नहीं कर रहा है, वो सालों साल के लिए कर रहा है। अच्छा, अगर उसने बड़े निजी दाता हैं जो आईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो टॉप के बैंक है, सबकी नज़रों में आ रहा होगा। यहाँ से हिस्सेदारी निकाल कर यस बैंक की ले ली, क्योंकि एसबीआई तो कोई याद करेगा नहीं, बड़ा बैंक है, सब यस बैंक के पीछे नहीं है। अगर उसने 3 बड़े बड़े बैंकों से अपनी हिस्सेदारी को निकाला, जो वो वापस निकाला उसने, वो हजारों हजारों करोड़ में है। यानी कि एलआईसी ने यहाँ से प्रॉफिट कमाया। और उसकी एक ये निवेश की जो चीज़ें हैं वो पारंपरिक तरीके से, यानी मुनाफा की तरीके से होती है। बिकवाली जो वो करता है एलआईसी, लॉस में नहीं करता वो,
कि अगर उसने 3 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी वापस निकाली तो वो उसने लॉस लेके निकाल दी होगी। कभी देखने को मिला कि एलआईसी ने वहाँ से लॉस उठा लिया जी, यहाँ से ये उठा लिया, वहाँ से वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। बीच में आया था ना कि कांग्रेस ने उठाया, विपक्ष ने, कि अडानी ग्रुप में एलआईसी का इतना पैसा डूब रहा है। भैया कमा के निकला है बाहर, वो निकला नहीं, अभी भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 3 बड़े बैंकों से उसने हिस्सेदारी निकाली तो यानी कि वो जो 3 बड़े बैंक है वो बेकार नहीं थे, वो एलआईसी की एक पॉलिसी है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि एलआईसी की तरह तो इन्वेस्टमेंट करना हमें आना चाहिए और समय समय पर अपने प्रॉफिट को निकाल कर और अलग अलग कंपनियों में अपनी विधियों के अनुसार लगाना चाहिए। आपको ये सीख मिलनी चाहिए इससे। ये नहीं कि कोई आपको कहे कि यस बैंक में बड़ा, सर यस बैंक में एसएमबीसी आया, उसका इफेक्ट यस बैंक में आपको देखने को नहीं मिला है, जो सबसे बड़ी बात है। प्रमोटर तो एलआईसी के इसके अंदर है नहीं, यस बैंक में एफआईज हैं, डीआईज हैं और पब्लिक है। और अगर डीआईज अपनी होल्डिंग को अभी जो बेची वो कहाँ गई है, वो एफआईज के पास गई। जो एसएमबीसी है जो 24% का गया हिस्सेदारी, यानी बात वहीं की वहीं है। उसका इफेक्ट तो आपको शेयर बाजार में देखने को नहीं मिला यस बैंक में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एलआईसी ने यस बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले ली, जो बढ़ा ली उसने, उससे आप इसे 4 चांद पर देख रहे हो, तो एलआईसी की सिस्टम देखो, सालों साल का होता है वो। मुझे आपको यही समझाना है भैया। और एक और चीज़, जहाँ रिलायंस ग्रुप है जो अनिल अंबानी जी का, वो उनकी कंपनी को जो लोन चीज़ें हुई है, निवेश हुआ है, जिसमें 2700 करोड़ रुपए तक का एनपीए अभी भी जो है चीज़ों के साथ चल रहा है। वहाँ ईडी के जो चीज़ें निकल कर सामने हमारे आई थी, तो वहाँ से आपको समझना चाहिए कि अभी यस बैंक की थोड़ी सी स्थिति रिलायंस ग्रुप से भी प्रॉब्लम में है। आज की वीडियो बनाने का माध्यम देखो, मैं आपको अलग अलग ढंग से समझा। मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की पिक्चर पता लग गई तो आपके जरिए जो है हिसाब किताब के अच्छे हो सकते हैं। एलआईसी की क्या पिक्चर आज हमने देखी है कि वो जहाँ भी निवेश करेगा, एक तो वहाँ लॉस से वो निकलता नहीं है, दूसरा उसका जो भी निवेश होगा बड़ी सोच समझ कर होगा, तीसरा अगर वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है तो वो अपनी प्रॉफिट को कमा रहा है। और अगर वो अपने हिस्सेदारी प्रॉफिट कमाकर किसी और चीज़ों में वो लगा रहा है पैसा, तो यानी कि वहाँ पर उसके पास 5, 10, 15, 20 साल है। समझिए, हमारे पास है, हमारे पास 6 महीने नहीं है देखने की चीज़, साल भर नहीं है। साल भर से शेयर बाजार के अंदर जो अच्छे अच्छे शेयर गिर रहे हैं उसके अंदर मेरा भी लॉस है, पर वो अच्छी कंपनियां हैं, वो कवर कर जाएगी। तो इसी तरीके से एलआईसी भी जब ये गिरावट झेल रहा होगा 1 साल से, तो उसकी भी चीज़ें तो कवर हुई होंगी। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका यह है कि आपको अपना जो लॉस है वो किस कंपनियों में आ रहा है, कैसी कंपनियों में आ रहा है, वो आपको समझना चाहिए। मेरा माध्यम ये है। तो ये आपको एलआईसी और यस बैंक की पिक्चर समझ में आई है। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर ये यस बैंक के अंदर एलआईसी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है तो उत्साहित वाली चीज़ों को मत देखो, वो कितने सालों का उसका निवेश है, उस विधि को आपको समझना। अब आएंगे हम न्यूज़ पर, फिर उसके बाद समझेंगे जेपी सेठ को थोड़ा इसी तरीके से। तो एलआईसी ने 3 निजी बैंकों को छोड़कर, जिसके अंदर आईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये बड़े बड़े बैंक हैं, अगर इसके अंदर से एलआईसी अपनी हिस्सेदारी को निकाल रहा है तो ये मत समझना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये तीनों बैंक खराब हो गए। और उसने किसको चुना? एसबीआई और यस बैंक को एलआईसी ने चुना है। इस पोर्टफोलियो बदलाव के पीछे क्या वजह है? देखो सर, थोड़ा सा और समझाऊं। इस पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आपका महीने 2 महीने का नहीं होता है। पोर्टफोलियो होता है आपने कुछ सिक्कों को अपने पास जमा किया और उस सिक्कों की वैल्यू क्या आगे फ्यूचर में होगी, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। ये नहीं कि आपने कबाड़ अपने पोर्टफोलियो में भर लिया और उससे आप देख रहे हो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यानी कि अगर एलआईसी ने यस बैंक को अपनी झोली में रखा तो वो एक हीरा है, पर वो कितने सालों बाद होगा ये तो बात की बात है। क्योंकि इससे पहले भी अगर एलआईसी चीज़ को देखें तो एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया और अन्य बैंकों ने यस बैंक को संभाला था। और अगर यस बैंक उस वक्त इतना खराब होता, डूब रहा था जब, तो वो क्यों संभालते? वो डूब ही नहीं जाता क्या? और उसके बावजूद इसके अंदर इतने प्रॉफिट यस बैंक कर रहा है, सेल अच्छी कर रहा है, तब जाकर एलआईसी और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है और तब जाकर एसएमबीसी भी इसके अंदर आया है ना। थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं कि अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर दूसरे प्रमोटर जो बाहर से आ रहे हैं
जो मैंने आपको समझाया था कि जो यहाँ के प्रमोटर है वही अच्छे हो जाते अगर सरकार कुछ कर दे, और दूसरा जो बाहर से आ रहा है तो उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन वो कंपनी एक तो पैसों से प्रॉब्लम में है वोडाफोन आइडिया, दूसरा वो लॉस कर रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर एसएमबीसी ने यहाँ पर यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को ली है तो क्यों ली है? कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अब वो पहले वाली यस बैंक नहीं है जो बीच में लॉस कर रही थी, प्रॉफिट कर रही है। तो क्या है, एसएमबीसी के पास भी समय है, तो आप ये समझ कर चलना। थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो देश के सबसे बड़े एलआईसी आपको पता ही है, इसने 16 लाख करोड़ के निवेश के अधिक के मूल्य के इसके पास शेयर है, और इसने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो सरकारी बीमा यानी कि एलआईसी ने तिमाही के दौरान एसबीआई में अनुमानित करीब 5,285 करोड़ मूल्य के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे। एक समांतर विरोधाभासी कदम में एलआईसी ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी चौगुनी कर दी। जून में 1% से नीचे से सितंबर तक 4% तक कर लिए। वहीं अन्य घरेलू संस्थागत निवेशक इस शेयर से पीछे हट गए हैं, यानी कि जो अन्य डीआईस हैं इस शेयर से पीछे हट गए। किससे? यस बैंक से। और अगर वो अन्य हट गए हैं तो एलआईसी, मैं फिर बता रहा हूँ, 1-2 साल का इसका निवेश नहीं होता है, इसमें कहानियाँ पलट जाती है 5-10 साल में, तो ये आप समझना। तो इसका निवेश जो बड़ा है ये आप समझ कर चलना। और अगर हम स्थिति को और देखें तो एचडीएफसी बैंक में से करीब 3,203 करोड़ के शेयर बेचे हैं, और आईसीआई बैंक से बेचे हैं 2,461 करोड़ के बेचे, और महिंद्रा बैंक से बेचे हैं करीब जो 2,032 करोड़ के। तो करीब कितना ज़्यादा जो है कंपनी ने अपनी स्थितियों को यहाँ पर बढ़ाया है, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो एलआईसी की व्यापक इक्विटी रणनीति ने उसके मूल्य खोज दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। बीमा कंपनी ने तिमाही के दौरान एनएससी में सूचीबद्ध 68 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 68 शेयरों में कंपनियों में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है एलआईसी ने, और जिनकी औसत खरीद मूल्य में करीब 5.55% की गिरावट आई है, जो कमज़ोर शेयरों की ओर एक रणनीतिक झुकाव का संकेत है। इसके विपरीत इसने उन 94 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी जहां कीमतें स्थिर रही। एक पारंपरिक मुनाफा बुकिंग रणनीति, ये लाइन सबसे आपको, 94 कंपनियों से इसने अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो क्या लाइन है ये? लाइन को दोबारा से मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊं, एक पारंपरिक मुनाफा बुकिंग रणनीति, एक रणनीति है कंपनी की पारंपरिक, यानी कि ये समय समय पर अपने मुनाफे को, प्रॉफिट को खींचती है, बेचती है। ये इनकी एक रणनीति है कि हमेशा इनको ये करना ही है। तो ये रणनीति के अनुसार हुआ है जो भी इन्होंने 3 बैंकों से अपनी हिस्सेदारी घटाया, ये आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का ही देख लें तो कंपनी के अंदर एफआईज अब 24.95% से 44.95% हो गए। इसके अंदर एसएमबीसी 24 कुछ की हिस्सेदारी लेकर बैठ गया। डीआईएस की हिस्सेदारी अगर 40.26% जून 2025 में से तो कम हुई है ना, तो वो भी आप समझिए। सितंबर में कितनी हो गई? 20.89% हो गई है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 34.24% कंपनी के अंदर है पब्लिक, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अब हम चीज़ों को समझेंगे। अब हम समझेंगे जेपी सेट, और जेपी सेट से जुड़ता हुआ जेपी पावर, और जेपी पावर से जुड़ता हुआ ये बोलियाँ। हाल ही में आपको देखने को ये मिला है कि वेदांता ने बोली जीती। वेदांता ने बोली जीतने के बाद अपनी चीज़ें बताई कि वो जो भी भुगतान करेगा वो 5 साल के अंदर करेगा। और वहीं पर अडानी इंटरप्राइजेज ने जो ऑफर ऋणदाताओं को दिया था वो 2 साल का था। यानी कि अगर अडानी इंटरप्राइजेज ने ये वेदांता से कम बोली लगाई तो वो वेदांता की कम बोली से लगा तो दी, लेकिन जो उसका ऑफर है वो है कि 2 साल के अंदर भुगतान करना। अब इसके ऊपर ऋणदाता जो हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया था, जो दिवालिया प्रक्रिया से ले गए, वो बैठक करी, उन्होंने आपस में बैठकर चीज़ें करी और सोचा कि भैया इस तरीके से अगर अडानी इंटरप्राइजेज हमें पैसा दे रहा है तो ये एक उच्च चीज़ें है, उनके लिए अच्छा है। तो इन्होंने एक इस सुझाव को ऊपर रख दिया। और बीच में आपको ये भी देखने को मिला कि जेपी सेट के प्रमोटर जो है वो भी कंपनी के इच्छुक थे, लेकिन वो इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जिस तरीके से पैसा देंगे वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो ऋणदाता ने उसको कर दिया पीछे। अब आगे कौन आ गया है? अब आगे आ गया है अडानी इंटरप्राइजेज। तो अब क्या है? अब अडानी इंटरप्राइज यानी अडानी ग्रुप से जुड़ता हुआ जेपी सेट आपको या जेपी पावर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर वेदांता इसके लिए सबसे बड़ा बोलीदाता था। लेकिन वहाँ एक नियम थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं
इसी नियम को अगर आप पूर्णतः समझो तो ये न्यूज़ निकल कर आई है भैया। जेपी सेट के लिए अडानी इंटरप्राइजेज वेदांता को पछाड़कर सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बन सकती है। अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभर सकती है, क्योंकि 2 साल में अधिग्रहण राशि का भुगतान करने की इसकी पेशकश वेदांता की 5 साल में भुगतान करने की बोली से बेहतर हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरीके से कंपनी, चाहे वो सीमेंट में हो, बिजली में हो, रियल एस्टेट में हो, जो सड़क में हो, होटल में हो, जो वेदांता ग्रुप ने बोली लगाई थी जीप सेट के लिए, तो ये वो सारे वो काम करती है। दूसरी तरह अगर हम देखें तो डालमिया भारत जो लिमिटेड सीमेंट है, ये आप समझ कर चलना, जिंदल पावर लिमिटेड और पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने नीलामी प्रक्रिया में बोली नहीं लगाई थी उस वक्त। बाद में ऋणदाताओं ने बोली मूल्य बढ़ाने और प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए इन 5 कंपनियों के साथ बातचीत करी। क्या मतलब है इसका? जहां वेदांता बोलियां जीत गया था, अडानी ग्रुप सेकंड नंबर में था, उसके बाद ऋणदाताओं ने और रकम बढ़ाने के लिए, यानी कि भाई बोली और लग जाए, 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाए, तो आपस में बैठकर इन्होंने बातें सब कुछ की ताकि उसका मूल्य बढ़ जाए अधिग्रहण करने वाली स्थितियों का, यानी बिकने की स्थितियों का। तो यहाँ से अब एक नया मोड़ आ गया कि जब ऋणदाता ही भैया आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से और मूल्य बढ़ जाए या अलग अलग तरीके से हो जाए, तो फिर वो पूर्णतया बोली वेदांता के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो अब ऋणदाता फिर से, कोई बेचना उनको ही है, वो फिर से इसके अंदर समीकरण कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। 14 अक्टूबर को इन 5 बोलीदाताओं ने सीलबंद लिफाफे में हस्ताक्षरित समाधान योजना प्रस्तुत की। तो ये आप समझ के जाना, 14 अक्टूबर को इन 5 बोलीदाताओं ने साइन कर दोबारा से इस प्रक्रिया में चीज़ों करने के लिए चीज़ें की थी। और सूत्रों के अनुसार जेपसेट के लेनदारों की समिति ने पिछले हफ्ते इन व्यापक समाधान योजना पर विचार विमर्श करने की, उनकी व्यवहार्यता और व्यवहारिकता का मूल्यांकन करने के लिए बैठक की। यानी कि जो वो 5 बोलीदाता थे जिन्होंने लिफाफे बंद में चीज़ें की कि भाई ये बोलियां हैं, फिर सबने इसके अंदर बैठक करी इन ऋणदाताओं ने, फिर देखा कि भैया कौन सबसे अच्छा इस बोलियों के लिए निकलेगा। तो उन्होंने बताया कि सीओसी ने मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर समाधान योजना का मूल्यांकन किया और फिर अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के समाधान योजना को सर्वोच्च स्थान दिया। यानी कि फिर उन्होंने ऋणदाताओं ने सबसे अच्छी बोली का नाम किसको दिया? अडानी इंटरप्राइजेस को दिया। यानी कि अब वेदांता से हटकर अडानी इंटरप्राइज पे चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद डालमिया सीमेंट और फिर वेदांता लिमिटेड का स्थान रहा, यानी कि वेदांता तीसरे नंबर पे आ गई है ऋणदाताओं के अनुसार। पहले पे अडानी इंटरप्राइजेस, फिर डालमिया भारत, फिर वेदांता, चाहे भले ही वेदांता सबसे बड़ी लगा रही हो। सूत्रों ने बताया कि अब सीओसी अगले 2 हफ्तों में समाधान योजना पर मतदान कर सकती है। यानी कि अब जो उनकी नीतियां हैं कि जहां वेदांता तीसरे नंबर पे, डालमिया भारत दूसरे नंबर पे, अडानी इंटरप्राइजेस पहले नंबर पे है, अब ये जो समिति बिठाई थी इन्होंने, ऋणदाता जो है अब मतदान करेंगे इन तीनों के पक्ष में। जिसके ज़्यादा मतदान हो उसके झोली में भी ये कंपनी जाने वाली। तो ये क्या है? हफ्ते भर की बात रह गई, यानी 2 हफ्तों की बात रह गई है ये। तो ये आप समझ कर चलना। क्यों? क्योंकि अडानी ग्रुप 2 साल के भीतर ऋणदाताओं को भुगतान की पेशकश कर रहा है, जबकि वेदांता अगले 5 वर्षों में बैंक एंड भुगतान की पेशकश कर रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ, इससे पहले इसके अंदर एक प्रमोटर और भी आए थे जिसके अंदर स्पष्टीकरण नहीं था कि वो किस तरीके से पैसा जुटा सके, ये चीज़ें कह रही हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रस्ताव आमतौर पर समाधान प्रक्रिया को पटरी से उतारने के इरादे से दिए जाते हैं। यानी कि अगर प्रमोटर अपनी बोलियां यानी बता रहे थे कि हम भी खरीदेंगे, तो ऋणदाता कह रहे हैं कि जो प्रमोटर दोबारा से आ रहे हैं वो इसलिए भी आ सकते हैं ताकि जो बोलियां लगा रहे हैं ये कंपनियां 5 इनको पटरी से हटा सके, यानी विघन डाल सके। तो ये भी इसमें एक पक्ष है, आप समझ कर चलना। इससे पहले प्रमोटर ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी और स्थगन प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिसे अदालतों ने स्वीकार नहीं किया था। सूत्रों ने बताया कि योजना और सभी हितधारकों के साथ व्यवहार के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अब ये उम्मीद की जा रही है कि सीओसी जेएल के समाधान और पुनरुद्धार के लिए अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के पक्ष में मतदान कर सकती है। यानी कि यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस के पक्ष में मतदान हो सकते हैं, यानी कि अब जो दूसरी चीज़ें होंगी इसमें मतदान होंगे। अब जेपी जिसका रियल एस्टेट, सीमेंट निर्माण स्थिति और इंजीनियरिंग चीज़ों के साथ वर्क हो रहा है, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये वो नीति है। फिर भी आपको ना बहुत समझ के रहना पड़ेगा इसके अंदर, चाहे अडानी ग्रुप खरीदे, वेदांता खरीदे, कोई खरीदे, इससे कुछ भी जेपीजेड का अच्छा होने वाला तो मेरे से लगता नहीं कि होगा, क्योंकि वो तो बिक जाएगी फिर। तो चीज़ों को आप ये समझो ना, थोड़ा जेपी पावर में इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इस न्यूज़ से कह रहा हूँ, बाकी कुछ होने वाला भी नहीं, न्यूज़ से पड़ सकता है।
आशा करता हूं कि आज वाली न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने इसको आपको अलग अलग तरीक़ों से खुलकर बताया है। इसको आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी है एक बार मुझे ज़रूर बताना। सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।